चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास के पहले चैप्टर मतलब क्लास 10 के इतिहास के पहले चैप्टर जो आपका चल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके तीसरे पार्ट को हम लोग देखने वाले हैं। अभी तक इसका पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर हो चुका है। ये पार्ट 3 में ये आपका वीडियो जो ना पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर के सहित, ठीक है ना। तो इस पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में आपको इटली का एकीकरण सिखा दिया गया था और ठीक जो पार्ट 1 बनाया गया था उसमें 1830 और 1848 की क्रांति आपको समझा दी गई है। इसमें हम लोग देखेंगे जर्मनी का एकीकरण, देखेंगे कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था। जिस प्रकार इटली छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था उसी तरह से जर्मनी भी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो उन छोटे छोटे राज्यों को मिलाने का कार्य कौन कौन किए हैं ये हम लोग देखेंगे, मतलब जर्मनी का एकीकरण कौन कौन किए हैं। तो इसमें जानना आपको जर्मनी का एकीकरण। देखो जर्मनी जो था ना वो 300 लगभग छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। क्या था? 300 लगभग छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। और साथ में जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया और प्रसा दोनों बाधक बन के बना हुआ था। मतलब ऑस्ट्रिया भी और प्रसा भी दोनों, ऑस्ट्रिया और प्रसा नहीं, ऑस्ट्रिया और फ्रांस दोनों बाधक बना बैठा हुआ था। ये दोनों नहीं चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो जाए, लेकिन बिस्मार्क दोनों को आपस में लड़ा के एकीकरण कर देता है। देखिए कैसे लाभ उठाता है। यह देखो, सबसे पहली बात है जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और इसके जर्मनी का एकीकरण पहले भी 19वीं सदी में आरंभ हो चुका था। यानी इटली के एकीकरण के साथ साथ जर्मनी का एकीकरण भी स्टार्ट हो चुका था। जिस प्रकार नेपोलियन ने इटली के एकीकरण में क्या किया, इटली के बहुत सारे क्षेत्रों को जीतकर वहां पर 3 गणराज्य स्थापित किया था। उसी तरह से 1806 ईस्वी में नेपोलियन ने क्या किया, जर्मन के बहुत सारे क्षेत्रों को जीतकर और वहां पर जर्मन राइन राज्य का निर्माण कर दिया था। पूछता भी है कि जर्मन राज्य का निर्माण, चाहे जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनार्ट ने किया था। यानी नेपोलियन बोनार्ट से क्या हुआ था, पूरे मतलब यूरोप में क्या होगा, राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी थी। तो राष्ट्रवाद को बहुत ज्यादा मात्रा में विकसित करने का काम नेपोलियन बोनार्ट ही किए थे। इटली और जर्मनी के बहुत सारे क्षेत्रों का एकीकरण ये कर भी चुके थे, ठीक है ना। तो एकीकरण का श्रेय नेपोलियन बोनार्ट को दी जाती है। लगभग 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर नेपोलियन ने क्या किया, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था, ठीक है ना। पूछता भी है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो किसने किया था? नेपोलियन बोनार्ट ने किया था। आगे देखिए, अब देखो नेपोलियन बोनार्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो हीगेल द्वारा क्या राष्ट्रवाद का विकास हो गया। हीगेल क्या था, तो हीगेल समझो कि वहां पर एक कवि भी कह सकते हैं उनको, ठीक है ना। हीगेल द्वारा राष्ट्रवाद का बहुत ज्यादा मात्रा में वहां विकास होने लगा। हीगेल बहुत सारा पुस्तक, बहुत सारी चीजें लागू करने लगा, जिसकी वजह से क्या हो, राष्ट्रवाद का विकास होने लगा और मतलब जर्मनी में राष्ट्रवाद की बढ़ोतरी होने लगी। उसके बाद क्या हो गया कि राष्ट्रवाद को बाद में देखेंगे, ये प्रसा का जो था, ये जर्मनी में ये प्रसा शक्तिशाली माना जा सकता है। जर्मनी में जो प्रसा था उसका चांसलर बिस्मार्क को बाद में बनाया जाता है। इसको भी हम लोग हटा देते हैं, बाद में हम लोग बिस्मार्क की चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं हीगेल द्वारा राष्ट्रवाद का बहुत ज्यादा मात्रा में वहां विकास हुआ, तो राष्ट्रवाद की भावना पर जोर डाल दिया गया। आगे क्या हुआ कि इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कलाकार, किसान, बुद्धिजीवी जो लोग थे ना, ये सभी मिलकर राष्ट्रवाद पर जोर डालने लगे। मतलब कही जाए तो जर्मनी में जो भी कलाकार थे, शिक्षक थे, चाहे जो भी लोग थे, वो सभी मिलकर क्या किए, उसके एकीकरण के लिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए अपना कदम बढ़ाने लगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस तरह से जब राष्ट्रवाद पर जोर डाली गई तो सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। अब पूछेंगे सामंती व्यवस्था क्या होता है। सामंती व्यवस्था का मतलब होता है सारा अधिकार सामंत को दे दी जाती है। सामंत जैसे गरीब किसानों को नहीं देकर जमींदारों को, सामंत लोगों को दे दी जाती है, सामंती व्यवस्था हो जाती है। तो सामंती व्यवस्था को क्या कर दी गई, पूरी तरह से खत्म कर दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि शिक्षक और विद्यार्थी आपस में मिलकर ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा का गठन किए और इस सभा के दौरान वो क्या किए, जर्मनी के एकीकरण पर जोर डालने की कोशिश किए। यानी जर्मनी के एकीकरण में वहां के बच्चा लोग, हर लोग क्या किया, मतलब अपना योगदान दिया। शिक्षक और विद्यार्थी सब अपना योगदान दिए। तो शिक्षक और विद्यार्थी आपस में मिलकर ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा का गठन किए। इसका मुख्य उद्देश्य था जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। अब देखो उस समय क्या था, जब ये आंदोलन चल रही थी, लोग वहां आंदोलन कर रहे थे जर्मनी के एकीकरण के लिए, तो उस समय मेटरनिक था, बताई नहीं थी। जर्मनी और इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक मेटरनिक था। मेटरनिक नहीं चाहता था कि एकीकरण हो जाए, ठीक है ना। तो मेटरनिक ने क्या किया, कार्लस्वाड के आदेश लागू किया और आंदोलन को कुचल दिया। ले ससुरी गई कि आंदोलन को ही कुचल दिया। इतने दिन से मेहनत करी जा रही थी एकीकरण के लिए, मेटरनिक क्या कर रहा था, बार बार उसको कुचल दे रहा था। तो कहीं ना कहीं मेटरनिक, अब पूछेंगे कार्लस्वाड का आदेश क्या, तो कार्लस्वाड का आदेश क्या था कि आंदोलन को कुचल देना, उसको एकीकृत करने ही नहीं देना। तो मेटरनिक ने क्या किया, कार्लस्वाड के आदेश लागू किया और उनके आंदोलन को कुचल दिया। जो विद्यार्थी, जो कलाकार आंदोलन चालू किए थे, वो सब क्या हो गया, कुचल दिया गया। यानी देखो ये, उसके बाद क्या हो गया, जब मेटरनिक ने क्या किया, आंदोलन को कुचल दिया, तो 1834 में जर्मन व्यापारी जो थे, 1834 में जर्मन जो व्यापारी थे वो क्या किए, जल्वे राइन नामक संस्था का स्थापना किए। इसका मुख्य उद्देश्य था क्षेत्रवाद को खत्म करके राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। क्षेत्रवाद आपको सिविक्स में पढ़ा चुका हूँ। क्षेत्रवाद में आपको बताया गया
था कि अपने क्षेत्र से लगाओ और दूसरे क्षेत्र से अलगाव, ठीक है ना। क्षेत्रवाद का कुपरिणाम अलगाववाद होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1834 में जर्मन व्यापारियों ने एक संस्था बनाई थी, इसका नाम था जल्वे राइन संस्था। पूछता भी कि जल्वे राइन संस्था किसकी थी, तो व्यापारियों की थी। कौन सी व्यापारी, तो जर्मन व्यापारियों की। तो 1834 में जर्मन व्यापारियों ने जल्वे राइन नामक संस्था का गठन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था क्षेत्रवाद को खत्म करना है, यानी क्षेत्रवाद को, जो छोटे छोटे राज्यों में राजा बने बैठे थे उन सबको खत्म करके एक राष्ट्र बनाना चाहते थे। इसका मुख्य उद्देश्य यही था, यानी जल्वे राइन नामक संस्था का उद्देश्य था क्षेत्रवाद को खत्म करना है और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना है, ठीक है ना। अब देखो आंदोलन जो था ना, प्रसा और राष्ट्रीय, यहाँ जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो प्रसा और राष्ट्रीय दोनों मिलकर क्या हो गया, कुचल दिया गया। प्रसा भी था कि प्रसा में जो शासक बनल बैठा था वो कट्टर था। वो ऑस्ट्रिया और प्रसा दोनों नहीं चाहता था कि इसका एक जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण हो जाए। हालांकि प्रसा जो था जर्मनी में था, फिर भी प्रसा नहीं चाहता था कि उसका एकीकरण हो पाए, यानी प्रसा और ऑस्ट्रिया दोनों मिलकर क्या किया, फिर आंदोलन को कुचल दिया गया। उधर भी कुचल दिया गया, जो विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर आंदोलन किए थे उसको भी कुचल दिया गया। यहाँ पर जो आंदोलन फिर जो जगी है उसको भी क्या किया गया, कुचल दिया गया। किसके द्वारा, प्रसा और राष्ट्रीय के द्वारा कुचल दिया गया। अब 1848 में मेटरनी का पतन हो जाता है, मेटरनी को हटा दिया जाता है। पता है मेटरनी क्यों, तो 1848 में जैसे मेटरनी युग का अंत होता है कि प्रसा का शासक, यानी जैसे मेटरनी युग का अंत होता है तो वहां पर मार्च 1848 में एक सभा बुलाई जाती है प्रसा में। उस सभा में क्या होता है, पुराने संसद की सभा फ्रैंकफर्ट में बुलाई जाती है। आगे मैं आपको बताऊंगा फ्रैंकफर्ट की संधि क्या थी, वो पूछता भी ऑब्जेक्टिव में। तो यहां पर लोग देख सकते हैं मार्च 1848 में पुराने संसद की सभा फ्रैंकफर्ट में क्या कर जाती है, बुलाई जाती है। यहां पर जो होता है ना, प्रसा का शासक फ्रेडरिक विलियम को बनाया जाता है और फ्रेडरिक विलियम से आग्रह करी जाती है कि यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण पर क्या करिए, जोर डालिए। लेकिन फ्रेडरिक विलियम जो था ना, नकार देता है, कहता है कि मैं ऑस्ट्रिया का विरोध नहीं करूंगा। क्या करता है, कहता है कि ऑस्ट्रिया का मैं विरोध नहीं करूंगा। देखिए प्रसा का शासक जिसको बना दिया गया उससे लोगों ने आग्रह किया कि अब एकीकरण पर जोर डालिए, तो बोला है कि हम ऑस्ट्रिया का विरोध नहीं करेंगे, हम इस एकीकरण को इनकार कर देते हैं। वो इनकार कर देता है, ठीक है ना। तो मार्च 1848 में पुराने संसद की सभा इकट्ठा करी गई थी, कहां पर, फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा करी गई थी। फ्रैंकफर्ट एक जगह का नाम है, ठीक है ना। वहां पर क्या हुआ, प्रसा का शासक बनाया गया, किसको, फ्रेडरिक विलियम को बनाया गया और एकीकरण के लिए आग्रह किया गया, लेकिन उसने एकीकरण से इनकार कर दिया और बोला कि हम ऑस्ट्रिया का विरोध नहीं करेंगे। फिर वहां की जनता क्या करी, विद्रोह कर दी थी। तो विद्रोह होने के बाद प्रसा और ऑस्ट्रिया दोनों मिलकर उस विद्रोह को कुचल दिया, साफ हटा दिया। यानी एकीकरण के लिए देखो 2-3 बार आंदोलन हो गया और तीनों बार ऑस्ट्रेलिया और प्रसा मिलकर क्या किया, उसको कुचल दिया, ठीक है ना। जबकि अभी यहीं की जनता प्रसा का शासक बना दिया, किसको, फ्रेडरिक विलियम को बनाया था और वही मिलकर उस विद्रोहियों को क्या किया, कुचल दिया, ठीक है ना। अब देखो, अब प्रसा भी चाहने लगा कि धीरे धीरे नहीं, प्रसा भी चाहने लगा कि अब जर्मनी का एकीकरण करना जरूरी है और प्रसा ने यह सोच लिया कि हम ऑस्ट्रिया और फ्रांस को तभी हरा सकते हैं जब अपना सैन्य समर्थन बढ़ाएंगे, मतलब सैनिक बढ़ाएंगे, क्योंकि उनसे युद्ध करना पड़ेगा और फ्रांस और ऑस्ट्रिया से युद्ध तभी जीत सकते हैं जब मेरा सेना मजबूत होगा। तो प्रसा ने क्या किया, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हराने के लिए वो सैन्य बढ़ाना स्टार्ट किया, सैन्य शक्ति बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। अब देखो संयोग से क्या होता है कि फ्रेडरिक का देहांत हो जाता है, फ्रेडरिक क्या होता है, मर जाता है। तो वहां का जो शासक था फ्रेडरिक का भाई विलियम I को बनाया जाता है, विलियम I को बनाया जाता है और विलियम I क्या था, राष्ट्रवादी था। ये राष्ट्र पर बहुत ज्यादा मात्रा में जोर डालता है, यानी राष्ट्रवाद के आंदोलन को ज्यादा मात्रा में तेज करने का काम विलियम I था, ठीक है ना। तो विलियम I जो है ना, प्रसा का चांसलर किसको बनाता है, बिस्मार्क को। यही पर मैं चर्चा करने वाला था लेकिन यहाँ कर रहा हूं। अब विलियम I क्या करता है, बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर बना देता है। क्या बनाता है, प्रसा का चांसलर। अब हम लोग को जानना है बिस्मार्क जैसा एक बार और समझिए जर्मनी के एकीकरण बता दिए थे। जर्मनी जो था 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी का एकीकरण 19वीं सदी के प्रारंभ से ही स्टार्ट हो चुका था। नेपोलियन बोनापार्ट ने इसका एकीकरण स्टार्ट किया था। 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण कर दिया था, कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। और हिगेल द्वारा राष्ट्रवाद का धीरे धीरे विकास होने लगा था। यहाँ का कवि, कलाकार, जो भी लोग थे सब क्या हुए, राष्ट्रवाद को जोर डालने लगे। यहाँ तक विद्यार्थी और शिक्षक ब्रूसेनसेफ्ट नामक संस्था आंदोलन चलाया, लेकिन मेटरनिक ने क्या किया, उसको कुचल दिया। फिर 1834 में जर्मन व्यापारियों ने मिलकर एक आंदोलन चलाया और उन्होंने क्या किया, जल्वे राइन नामक संस्था का गठन किया। इस संस्था का मेन उद्देश्य था कि क्षेत्रवाद को खत्म करके राष्ट्रवाद को हमें बढ़ावा देना है। लेकिन यह आंदोलन भी प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर कुचल दिया। 1848 में जैसे मेटरनी का पतन होता है कि मार्च 1848 में पुराने संसद की सभा फ्रैंकफर्ट में बुलाई जाती है और वहां पर प्रसा का शासक फ्रेडरिक विलियम को बनाई जाती है और फ्रेडरिक विलियम से आग्रह करी जाती है कि भाई आप एकीकरण पर जोर डालिए, जर्मनी के एकीकरण पर आप
जोर डालिए, लेकिन वो फ्रेडरिक विलियम साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया से मैं डरता हूँ, ठीक है ना। इसलिए वो क्या किया, इनकार कर दिया एकीकरण के लिए। अब क्या होता है कि जो वहां पर विद्रोही लोग थे विद्रोह कर दिए भाई कि तुमको हम शासक बनाया, तू एकीकरण नहीं करेगा तो क्या फायदा। तो वहां पर जो विद्रोही थे प्रसा और ऑस्ट्रिया मिलकर उसको क्या करता है, कुचल देता है। लेकिन अब प्रसा को अफसोस हो रहा था, प्रसा सोचने लगा कि भाई जर्मनी का एकीकरण करना जरूरी है, और जर्मनी का एकीकरण तभी होगा जब फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे तब। यानी फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए प्रसा ने सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया, और संयोग से उसी समय फ्रेडरिक का देहांत हो गया। अब फ्रेडरिक का देहांत हो गया तो उसके भाई विलियम एक को वहां का शासक बना दिया गया। और विलियम एक राष्ट्रवादी था, वो अच्छा व्यक्ति था, वह राष्ट्रवाद पर क्या किया, बहुत ज्यादा जोर डाल दिया। और साथ में विलियम एक ने क्या किया, वही प्रसा का चांसलर बना दिया, किसको, बिस्मार्क को। यानी बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर बना दिया। अब बिस्मार्क कैसे जर्मनी का एकीकरण करता है, देखिए बिस्मार्क कितना चालाक होता है। देखो बिस्मार्क के बारे में हम लोग जानते हैं, बिस्मार्क क्या था, तो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन था। मतलब जो कट्टर राजा थे ना, उसका समर्थन ही नहीं करता था, उसको हटाने का काम करता था, उसका समर्थन नहीं करता था। इतने कट्टर राजा आकर क्या करेंगे, समाज का विकास नहीं करेंगे। यानी निरंकुश राजतंत्र का ये समर्थन करता था कौन, बिस्मार्क, ठीक है ना। और साथ में बिस्मार्क को यह आभास हो चुका था कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को जब तक हराएंगे नहीं ना, तब तक जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं हो पाएगा। तो उसको हराने के लिए उन्होंने सैन्य शक्ति बढ़ाने का वादा किया, मतलब सैन्य शक्ति, सेना बढ़ाने का और सेना को मजबूत करने के लिए सोच लिया। अब उसको बढ़ाने के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किया, यानी रक्त एवं लौ की नीति का पालन उन्होंने किया। मतलब क्या ना कि देखो जॉन बिस्मार्क था वो क्या किया, देख लिया था कि भाई प्रसा और ये रूस भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को जब तक हराई नहीं जाएंगी तब तक भाई हम लोग जर्मनी के एकीकरण संभव नहीं है। ऐसा कौन देख लिया था, ऐसा बिस्मार्क देख लिया था। तो बिस्मार्क ने सोचा कि अपनी शक्ति को बढ़ाई जाए, सेना की शक्ति को बढ़ाई जाए। तो सेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए उसने रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किया। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन का मेन उद्देश्य था कि जनता में जितना हो सके आग बढ़ी जाए, जनता को जितना हो सके आगे बढ़ाई जाए, ठीक है ना। तो जनता को आगे बढ़ाने के लिए बिस्मार्क ने कौन सा नीति दिया था, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किया था। पूछता भी है रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने। अब देखो 1830 में क्या हुआ, बिस्मार्क ने प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संधि हुआ था उसका विरोध करता है। संधि हुआ था कि जर्मनी के एकीकरण कर नहीं ने देंगे। प्रसा भी किया था कि प्रसा का उस समय सामंत जो था, राजा था, वो थोड़ा कट्टर था। तो प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संधि हुआ था उस समय 1830 में कौन करता है, बिस्मार्क उसका विरोध कर देता है। और विरोध करने के बाद ऑस्ट्रेलिया और प्रसा दोनों क्या करता है, मिल जाता है। मिल जाने के बाद 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया और प्रसा दोनों मिलकर, देखो डेनमार्क का दो क्षेत्र सेल्सविक और होल्स्टीन पर आक्रमण कर देता है। डेनमार्क के अंदर ये दो क्षेत्र था, सेल्सविक और होल्स्टीन पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। कौन कौन मिलकर, ऑस्ट्रेलिया और प्रसा दोनों मिल जाता है। बिस्मार्क मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया से। अब मिलने के बाद क्या करता है, डेनमार्क पर आक्रमण करता है, तो उसमें सेल्सविक और होल्स्टीन पर आक्रमण करता है, जिसमें विजय घोषित होता है। यानी बिस्मार्क को वहां पर विजेता घोषित कर दी जाती है। यानी वो डेनमार्क पर क्या करता है, पूरी तरह से अपना विजय कायम कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि सेल्सविक प्रसा को दिया गया, मतलब प्रसा ने कौन सा क्षेत्र लिया, तो सेल्सविक को लिया। और जो होल्स्टीन था उसको ऑस्ट्रेलिया को सौंप दिया गया। यानी दोनों मिलकर भाई विजय हासिल किए थे, तो दोनों में बराबर तो बंटनी चाहिए ना। तो उसी तरह से सेल्सविक को प्रसा को दे दिया गया और होल्स्टीन को ऑस्ट्रेलिया को दे दिया गया। अब देखिए यहाँ प्रसा और फ्रांस में लगले वो समझौता हो गया था। भाई ये जानता था बिस्मार्क जानता था कि ऑस्ट्रेलिया को जब तक नहीं हराएंगे तब तक क्या होगा, जर्मनी के एकीकरण संभव नहीं होगा। और ऑस्ट्रेलिया को तभी हराएंगे जब फ्रांस में संग मिल जाएगा। तो इसने क्या किया, प्रसा और फ्रांस से समझौता कर लिया कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया का संग युद्ध करूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हेल्प करना पड़ेगा। तो प्रसा और फ्रांस के बीच क्या हो गया, समझौता हो गया। और 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया प्रसा के खिलाफ क्या किया, सेडवा युद्ध कर दिया। सेडवा में क्या किया, युद्ध कर दिया। देखा कि ये जो प्रसा है ये फ्रांस के संग मिल गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया से देखा नहीं गया। ऑस्ट्रेलिया के संग अभी मिला था कौन, अभी 1864 में मिला कौन था, प्रसा मिला था, ठीक है ना। अब प्रसा फिर ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर लगले किसके संग मिल जाता है, फ्रांस के संग मिल जाता है। तो यही सब देखकर ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, अटैक कर देता है प्रसा पर। अटैक करने के बाद होता क्या हुआ, देखो 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया प्रसा के खिलाफ सेडवा में युद्ध कर देता है। अब सेडवा में युद्ध करता है तो फ्रांस क्या करता है, अपना सैन्य शक्ति उतार देता है। किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या करता है, सैन्य शक्ति उतार देता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की ज्यादा मात्रा में हार होती है। ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह से हार जाता है। और उस समय जब ऑस्ट्रेलिया हार जाता है तो जर्मन के 2/3 भाग का वहां पर एकीकरण हो जाता है। यानी 2/3 भाग का मतलब 3 भाग में से 2 भाग का एकीकरण हो जाता है। अब बचा था 1 भाग का एकीकरण। तो 1 भाग का एकीकरण बचा था, तो वो किसके खिलाफ था, वो फ्रांस के खिलाफ था। तो अब बिस्मार्क सोच लिया कि अब ऑस्ट्रेलिया को तो हरा दिए, अब फ्रांस को भी हराते हैं।
देखिए क्या अभी क्या किया कि देखो कैसे टक्कर ले लिया, फ्रांस को अपने संग मिला लिया, ऑस्ट्रिया से युद्ध करके ऑस्ट्रिया को हरा दिया। अब देखा है कि एक भाग का एकीकरण बचा था, बिस्मार्क ने देखा तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा यही उसने ये सोचा कि अब फ्रांस को हराना क्या जरूरी है। तो अब फ्रांस के साथ वो युद्ध क्या करता है, छेड़ने के चक्कर में लग जाता है और दक्षिण जर्मन का एकीकरण करना चाहता था। दक्षिणी जो जर्मनी क्षेत्र थे उसका एकीकरण के लिए अब वो फ्रांस से युद्ध करना चाहता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया को हरा दिया, ऑस्ट्रिया को हराने के बाद और जो भाग बचा था उसका एकीकरण करना चाहता था। तो वो एकीकरण तब वही होता जब फ्रांस के साथ युद्ध जीती जाती। तो स्पेन के उसी समय स्पेन के जो राजा थे ना, उस समय उसकी राजगद्दी खाली हो गई थी, स्पेन के राजा मर चुके थे। तो स्पेन की राजगद्दी खाली हो गई थी, तो उस समय प्रसा के राजकुमार को ही वहां का राजा घोषित किया जाने वाला था। तो ये फ्रांस जब सुनता है ना तो बौखला जाता है कि भाई अगर स्पेन को अगर इस साथ ले लेगा और प्रसा का यहाँ का जाकर वहां राजा बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। यही सब सोचकर फ्रांस क्या करता है, उस पर अटैक कर देता है। कहाँ अटैक कर देता है, तो प्रसा पर अटैक कर देता है, जिसमें फ्रांस क्या होता है, बुरी तरह से हार जाता है। यानी फ्रांस जो था ना 19 जून 1870 को सेडोन में अटैक कर देता है और सेडोन में युद्ध हो जाता है। फ्रांस भी शक्तिशाली और प्रसा भी शक्तिशाली हो गया था, तो दोनों महाशक्तिशाली के बीच युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और ये युद्ध कहाँ हुआ था, सेडोन में हुआ था, ठीक है ना। तो पूछता भी है कि सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो सेडोन का युद्ध जो था फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। अब वही पूछेगा सिदेवा का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो फ्रांस प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। तो क्या हो गया कि जब गद्दी की बात आ गई ना, तो वहां का गद्दी प्रसा के शासक को, प्रसा के राजकुमार को ही सौंपा जा रहा था। इसके कारण से फ्रांस से सब देखा नहीं गया, फ्रांस अटैक कर दिया। किस पर अटैक कर दिया, तो प्रसा के सेडोन क्षेत्र पर अटैक कर दिया। यानी 19 जून 1870 को सेडोन युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस की बुरी तरह से हार हो गई। और 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि बुलाई गई। यह संधि शांति के लिए बुलाई गई थी कि जौन फ्रांस लोग हैं वो अपने क्षेत्र में खुश रहेंगे और आप अपने क्षेत्र का क्या करिए, एकीकरण कर लीजिए। तो इस तरह से जर्मनी का एकीकरण 1871 आते आते पूरी तरह से क्या हो गया, संपूर्ण हो गया। यानी बिस्मार्क जो था ना, अपने नीति लगाकर क्या किया, एकीकरण कर दिया। नीति लगाकर क्या किया, वो फ्रांस को अपने संग मिला लिया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया। अब फिर क्या कर रहा है, स्पेन की बात, ये फ्रांस अटैक कर दिया, फ्रांस को भी हराकर पूरी जर्मनी का एकीकरण करने का काम किया था, ठीक है ना। अब देखो बिस्मार्क जोन था एकीकरण कैसे किया, क्वेश्चन करता है कि विलियम एक के बगैर बिस्मार्क से जर्मनी का एकीकरण करना संभव नहीं था। तो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा, फिर से एक बार समझो बिस्मार्क क्या था। अभी देख रहे हैं विलियम एक चाहता था कि एकीकरण कर दे, ठीक है ना। तो वो क्या किया, जर्मनी का जो प्रसा था, प्रसा का चांसलर बना दिया था बिस्मार्क को। बिस्मार्क क्या था, तो रक्त एवं लौ की नीति अवलंबन किया सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए। फिर 1830 में प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच जो संधि हुआ था उसका विरोध किया। और 1864 ईस्वी में डेनमार्क पर आक्रमण के लिए ऑस्ट्रिया को बिस्मार्क ने अपने साथ मिला लिया। और युद्ध जीतने के बाद जो सेल्सवी के क्षेत्र था वो प्रसा को सौंपी गई और होल्स्टीन जो क्षेत्र था वो ऑस्ट्रिया को सौंप दी गई। अब प्रसा जो था ना, फ्रांस के संग समझौता कर लेता है। प्रसा जो था, बिस्मार्क क्या करता, फ्रांस का समझौता कर देता है। तो ऑस्ट्रिया से देखा नहीं जाता, ऑस्ट्रिया भी अटैक कर देता है किस पर, प्रसा पर। अब प्रसा पर जैसे अटैक करता है तो फ्रांस के संग भाई उसका समझौता हो गया था प्रसा का। फ्रांस क्या करता है, ऑस्ट्रिया के खिलाफ सैनिक उतार देता है, ऑस्ट्रिया बुरी तरह से उसमें हार जाता है। यानी ये युद्ध जो था ना सिडेवा में हुआ था, कब, 1866 ईस्वी में हुआ था। बड़ी भयंकर युद्ध हुआ था, इसमें ऑस्ट्रिया की हार हो गई थी। और उस समय बिस्मार्क ने जर्मन के 2/3 क्षेत्रों का एकीकरण कर दिया था। अब बचा एक तिहाई सिर्फ क्षेत्र बचा हुआ था, मतलब एक ही भाग बचा हुआ था। 3 भाग में 2 क्षेत्र का एकीकरण कर दिया, अब एक भाग बचा हुआ था। तो ऑस्ट्रिया को हरा दिया। अब एक भाग के एकीकरण के लिए फ्रांस को हराना जरूरी था, ठीक है ना। तो फ्रांस को हराने के लिए अब यहाँ पर बिस्मार्क प्लानिंग करने लगा। तब तक स्पेन की राजगद्दी खाली हो गई थी और वहां पर उस राजगद्दी पर राजा बनाने की बात प्रसा के राजकुमार को चल रही थी। और फ्रांस सोचने लगा कि अगर यहाँ स्पेन में अगर प्रसा का राजकुमार बन जाएगा ना, राजा बन जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। यही सब सोचकर क्या हुआ कि फ्रांस ने अटैक कर दिया, कहाँ, सेडोन में। प्रसा के सेडोन में अटैक कर दिया। कब, 19 जून 1870 को अटैक कर दिया। और इसमें फ्रांस की बुरी तरह से हार हुई थी, ठीक है ना। तो जब फ्रांस बुरी तरह से हार गया तो 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि बुलाई गई। इस संधि में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए आग्रह करी गई, ताकि फ्रांस अपने देश में खुश रहे और जर्मनी अपना छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण कर ले। इस तरह से जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया था, यानी जर्मनी पूरी तरह से क्या हो गया, एकीकृत हो गया था, ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण अब आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना।
अब देखो आगे हम लोग समझ लेते हैं जर्मनी के एकीकरण क्लियर आपको समझ में आ गई। अब इसके अलावा भी आपको कुछ कुछ चीजें जाननी है। अब जैसे इसमें आगे दिया यूनान में राष्ट्रीयता का उदय कैसे हुआ था, हंगरी में कैसे राष्ट्रीयता की भावना आई, पोलैंड में, बोहेमिया में, ये छोटे छोटे चीज दिया है, तो इसको भी जरा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखो यूनान में राष्ट्रीयता का उदय कैसे हुआ, यहाँ पर फोकस करिए। देखो यूनान जो था ना तुर्की राज्य का अधीन था, यानी यूनान पर किसका अधिकार था, तुर्की का। यूनान देखो ज्ञान से लेकर हर चीज का प्रेरणा स्रोत बना रहा है, इसीलिए यूनान को आजाद कराने के लिए, उसको स्वतंत्र कराने के लिए इंग्लैंड से लेकर सारे जो देश थे इसके साथ थे, ठीक है ना। यानी यूनान जो था वो तुर्की राज्य के खिलाफ, तुर्की राज्य उस पर क्या किया था, अपना कब्जा बना लेते यूनान पर। अब देखो फ्रांस की क्रांति द्वारा यूनान में क्या हो गया, राष्ट्रवाद आ गया। जब 1789 की जो फ्रांस क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, उससे क्या हो गया कि यूनान में भी राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी, वहां के लोग भी क्या करने लगे, आंदोलन करने लगे। अब देखिए हितेरिया नामक संस्था ओडेसा स्थान पर बुलाया गया था, मतलब हितेरिया नामक संस्था का गठन किया गया ओडेसा नामक स्थान पर। इसका मुख्य उद्देश्य था तुर्की शासन को भगा देना। मतलब यूनान में भी लोग आंदोलन करने लगे थे और तरह की संस्थाएं इकट्ठा करने लगे, तरह तरह की संस्था का गठन करने लगे ताकि तुर्की शासन को भगाई जा सके। अब देखो उसी समय क्या होता है, इंग्लैंड के कवि और राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए वहां पर आते हैं तो उनका मृत्यु हो जाता है। तुर्की लोग क्या करता है कि उनको मार देता है। अब देखो इंग्लैंड का जो कवि था उनका नाम था लॉर्ड बायरन, ये क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं। किस लिए शहीद हो जाते हैं, तो वहां के आंदोलन को तेज करने के चक्कर में शहीद हो जाते हैं। जब ये शहीद हो जाते हैं ना तो वहां पर आंदोलन और तेज हो जाता है। इंग्लैंड भी बौखला जाता है कि मेरे यहाँ के कवि को मार दिया तुर्की, मतलब और आंदोलन क्या होता है, तेज हो जाता है। किनके मरने के बाद, इंग्लैंड के कवि जो थे लॉर्ड बायरन, उनके मरने के बाद। जैसे भगत सिंह अपने देश में जब मरे थे ना तो आंदोलन की और क्रांति तेज हो गई थी। 1931 में मरे और लगले उसके 16 साल के बाद हम लोग को आजादी मिल गई थी। तो ऐसे ही लॉर्ड बायरन जब मरे ना वहां पर तो आंदोलन की क्रांति और यहां पर तेज हो गई। उसके बाद 1831 में जो रूस का जार था, रूस का जो राजा था, राजा को रूस में जार कही जाती है, तो रूस का जो जार था उसका नाम था अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। रूस का जार कौन था, 1831 में जो रूस का राजा था वो था अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। नाम भी थोड़ा सा हटट गया। अलेक्जेंडर चिपसिलांटी क्या किया, विद्रोह कर दिया, किसके प्रति, तुर्की के प्रति। लेकिन तुर्की के वो संपूर्ण खिलाफ आ नहीं सकता था, थोड़ा सा क्या था ना कि रूस के जार पर कुछ पाबंदियां लगा दी गई थी, इसी कारण से वो खुलकर सामने नहीं आ रहा था, ठीक है। जब 1827 में इंग्लैंड रूस फ्रांस ये सब मिलकर क्या किया, तुर्की और मिस्र पर आक्रमण कर दिया। अब मिस्र क्या होगा, तुर्की के संग जब, मतलब ये इंग्लैंड रूस फ्रांस किसको आजाद कराने के लिए, यूनान को आजाद कराने के लिए जब आक्रमण किया तुर्की पर, तो तुर्की का साथ देने के लिए कौन आ गया, मिस्र आ गया था। लेकिन तुर्की और मिस्र दोनों की बुरी तरह से यहाँ पर हार हो जाती है और 1829 में एड्रियानोपुल की संधि बुलाई जाती है। पूछी जाती है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था, 1829 में। यानी 1829 में एड्रियानोपुल की संधि बुलाई जाती है। इस संधि का मुख्य उद्देश्य था क्या, तुर्कियों को भगाना और यूनान को स्वतंत्र घोषित करना। और 1832 आते आते यूनान स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो जाता है, ठीक है ना। और वहां का शासक, बवेरिया का शासक ओटो को बनाया जाता है। यानी यूनान का राजा किसको बनाया जाता है, बवेरिया के शासक ओटो को बनाया जाता है। तो इस तरह से क्या होगा, यूनान भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। कैसे, यूनान किसके अधीन था, तो तुर्की के अधीन था, ठीक है ना। यहाँ फ्रांसीसी क्रांति के दौरान यहाँ भी राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगी थी, लोगों ने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। वहां जो भी छोटे मोटे लोग थे सब अपना आंदोलन देने लगे। हर देश यूनान को आजाद करने के लिए अपना क्या किया, गतिविधि देने लगा। उसी समय इंग्लैंड के भी लॉर्ड बायरन की मृत्यु हो जाती है और आंदोलन तेज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि 1827 में इंग्लैंड रूस फ्रांस ये सब मिलकर उसको आजाद करने के लिए, यूनान को आजाद करने के लिए तुर्की पर मिस्र पर आक्रमण कर देता है और उस समय जीत होती है। तुर्की और मिस्र क्या होते हैं, हार जाते हैं और यूनान स्वतंत्र हो जाता है। उस समय एक संधि बुलाई गई रहती है 1829 में, एड्रियानोपुल की संधि। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन करता है कि एड्रियानोपुल की संधि कब बुलाई गई थी, तो 1829 में बुलाई गई थी। तो इस तरह से देख सकते हैं जब स्वतंत्र घोषित हो गया 1832 में, तो वहां पर बवेरिया के शासक ओटो को बना दिया गया था, ठीक है ना। वहां का शासक कौन बना था, बवेरिया का शासक ओटो को बनाया गया था। तो यूनान की राष्ट्रीयता का उदय आप समझ होंगे कि यूनान कैसे स्वतंत्र हुआ। अब छोटे मोटे और भी आपको देश दिए जैसे हंगरी, पोलैंड, बोहेमिया, ये कैसे स्वतंत्र हुआ था, इसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखो हंगरी का पहले आप राजधानी समझ लो। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, ठीक है ना, आज भी वही है। हंगरी की राजधानी का बुडापेस्ट है। देखो हंगरी पर किसका अधिकार था, जैसे यूनान पर तुर्की का अधिकार था, वैसे ही हंगरी पर ऑस्ट्रिया अपना अधिकार जमाए बैठा था, उसको गुलाम बना के बैठा था। जैसे ब्रिटेन वाले हम इंडिया वाले को गुलाम बना के बैठे थे, हम लोग अंग्रेजों का गुलाम थे, वैसे ही
हंगरी किसके अधीन हो गया था? तो ऑस्ट्रिया का अधीन हो गया था। अब यहाँ पर आंदोलन जगने लगी थी और कोसुत और फ्रांसिस डिक नाम के व्यक्ति क्या किए, वहां पर आंदोलन कर रहे थे, मतलब वहां राष्ट्रवादी आंदोलन कर रहे थे। वो अपने राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। कौन कौन? कोसुत और फ्रांसिस डिक, ये दो नाम के व्यक्ति थे जो आंदोलन को तेज कर रहे थे। लेकिन 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया की सरकार बहुत सारी बातें इनकी क्या करती है, मान लेती है। ये आंदोलन कर रहे हैं तो भाई सरकार को, जनता जब क्रांति करती है तो सरकार को झुकना पड़ता है। यहाँ भी सरकार क्या होती है, झुक जाती है। तो यहाँ पर 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया की सरकार जो रहती है वो हंगरी की जनता के बहुत सारी मांगों को पूरा कर देती है, ठीक है ना। अब मांगों को पूरा करने के बाद वहां समानती व्यवस्था को खत्म कर दी जाती है और वहां जो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट थी वहां पर बैठक बुलाई जाती है और वहां पर उसको स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है हंगरी को। तो हंगरी को भी क्या हो गया, स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रिया की सरकार ज्यादा लोगों पर अत्याचार नहीं करी। यहाँ का क्या हुआ, 31 मार्च 1848 को सरकार ने खुद उन जनता की मांगों को पूरा कर दी। तो इस तरह से हंगरी भी क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। अब जरा हम लोग देखते हैं पोलैंड। पोलैंड भी क्या था, एक गुलाम था। किसका गुलाम था? रूस का गुलाम था, ठीक है ना। जैसा इसको भी देखिए, पोलैंड किसका गुलाम था? रूस का गुलाम था, ठीक है ना। यानी पोलैंड पर किसका अधिकार था? रूस का अधिकार था। यहाँ लोगों ने राष्ट्रवादी आंदोलन चलाए थे, लेकिन क्या हो गया, फ्रांस चाहे इंग्लैंड ये सब मदद नहीं दिया पोलैंड को, जिसके कारण से रूस ने इसके आंदोलन को कुचल दिया और गुलाम ये बनने रह गया। उस समय आजाद नहीं हुआ था, यानी उस समय राष्ट्रवादी भावना यहाँ पर नहीं पनप पाई, जिसका नाम था पोलैंड। यानी पोलैंड के आंदोलन को कुचल दिया। कौन कुचल दिया? रूस ने कुचल दिया, क्योंकि भाई रूस, इंग्लैंड, फ्रांस ये सब मदद नहीं किया था पोलैंड का। अगला देखो बोहेमिया। अब बोहेमिया क्या था? बोहेमिया पर जैसे हंगरी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था, उसी प्रकार बोहेमिया एक देश था जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ऑस्ट्रिया का अधिकार था और इस बोहेमिया में एक चेक जाति के लोग थे। इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, यानी बहुसंख्यक चेक जाति के लोग थे। ये राष्ट्रवाद की मांग कर रहे थे। क्या करते हैं? राष्ट्रवाद की मांग कर रहे थे। लेकिन आंदोलन को कुचल दिया गया था किसके द्वारा? ऑस्ट्रिया के द्वारा। बोला कि अभी तुम्हें राष्ट्रवाद नहीं दी जाएंगी। तो ऑस्ट्रिया भी कम नहीं था, बहुत सारे आंदोलन को कुचल दिया, बहुत सारे को अपने आप स्वतंत्र कर दिया। जैसे हंगरी की सारे बातों को मान लिया, लेकिन बोहेमिया को नहीं माना, बोहेमिया के आंदोलन को कुचल दिया। तो ये बेचारा उस समय गुलाम रह गया था। तो इस तरह से आपको समझ में आ गई होगी यूनान में कैसे राष्ट्रीयता आई, हंगरी कैसे याद हुआ, और पोलैंड और बोहेमिया कैसे उस समय गुलाम रह गया था, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जर्मनी का एकीकरण बेसिक से समझ में आ गई, और ये यूनान में कैसे राष्ट्रीयता का उदय हुआ, हंगरी कैसे स्वतंत्र हुआ, और पोलैंड और बोहेमिया के बारे में भी आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी। तो अब जरा हम लोग समझ लेते हैं इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर जो बचा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब इस चैप्टर का हम लोग लाइन बाय लाइन इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जरूरी है, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है ना, टाइम भी बहुत ज्यादा हो रही है। देखो, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो भाई इटली और जर्मनी सब यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? वियना संधि के द्वारा। तो वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश की फिर से स्थापना करी गई थी। तो इसमें दो का बुर्बो वंश मार लेंगे। तीसरा का आपको दिया है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो भाई मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया पर मरेगा। काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। इसके पिछले वाले पार्ट में बताया गया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण, अभी बताया, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनार्ट ने किया था। तो इसमें ऑप्शन 7 में मार लेंगे नेपोलियन बोनार्ट, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे है कि जल्वेराइन एक संस्था थी, किसकी थी? व्यापारियों की थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब बुलाई गई थी? अभी बताया 1829 में बुलाई गई थी, ठीक है ना। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान एवं प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का जो मतलब साहित्य था वो सारे देशों के लिए प्रेरणा स्रोत का नाम बना रहा, ठीक है ना। 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? अब बताइए, 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? तो तुर्की के संग हुई थी। हो गया, आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका क। अब इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। बोला कि डॉट के युद्ध में ही, भले डॉट वाला क्वेश्चन है कि डॉट के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मन का जन्म हुआ था। तो कौन? सेडोन के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर सेडोन भर देंगे। दूसरा का सेडेवा का युद्ध डॉट के बीच हुआ था। तो सेडेवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। तो प्रसा और फ्रांस भर दीजिएगा। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने डॉट युगांत कर दिया था, तो मेटरनिक युगांत कर दिया था, ठीक है। अगला, वेटिकन सिटी के राजमहल जहां डॉट रहते थे, पोप रहते थे, जो इटली के एकीकरण से बचा रहा, उसको मिला नहीं पाया, उस महल को छोड़ दिए थे, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है
यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया का शासक डोडोट को वहां राजा बनाया गया था। अभी बताया बवेरिया का शासक ओटो को वहां का राजा बनाया गया था। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है, तो बुडापेस्ट को मार लीजिएगा। आगे देखो, आगे मिलान करने वाला दिया है, तो देखो इसमें मेजनी दिया है, हीगल दिया है, बिस्मार्क और विक्टर इमैनुअल दिया है। मैं बता रहा हूँ, अपना मिलान कर लीजिएगा। मेजनी का संबंध किससे था? तो मेजनी क्या था? तो एक राजनीतिज्ञ था, तो मेजनी का राजनीतिज्ञ से मिलेगा। हीगल का दार्शनिक से मिलेगा। हीगल क्या था? एक दार्शनिक था, उसके विचार से सब प्रभावित हो गया था। बिस्मार्क क्या था? तो जर्मन का चांसलर था, अभी होता है जर्मन का चांसलर था। और विक्टर इमैनुअल क्या था? तो इटली का भाई वो शासक था। विक्टर इमैनुअल कहाँ का? इटली का शासक था, उसी की वजह से इटली का एकीकरण हुआ था। तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा, यानी 1 का मिलाना है आपको ग, 2 का आपको मिलाना है क, और 3 का मिलाना है आपको घ, और आपको 4 का मिलाना है ख। ठीक है ना। अगला देखिए मिलान जो करना है, अगला में आपको वियना सम्मेलन पहिल का दिया है, तो वियना सम्मेलन को आपको मिलाना है घ के संग, यानी वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। फिर मेटरनी का पतन कब हुआ था? 1848 में, यानी 2 का आपको ग मिलाना है। इटली एकीकरण कब हुआ था? तो इटली एकीकरण में आपको 1871 मिलाना है। इटली का एकीकरण 1871 में हो गया था। और सिडॉन का युद्ध कब हुआ था? 1870 में हुआ था, आक्रमण कर दिया था। ठीक है ना, इस तरह से मिलान करिएगा। अगला आपको मिलान करना है, देखो कोसुद बोला है, तो कोसुद किससे संबंधी है? तो हंगरियन राष्ट्रीय नेता थे। कोसुद क्या? तो हंगरियन राष्ट्रीय नेता वो लोग थे। तो आपको पहिल का जो 1 है उसको ख का संग मिलाना है, यानी कोसुद को हंगरियन राष्ट्रवादी नेता से मिलाना है। फिर एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1829 में। यूनान की स्वतंत्रता कब हो गई? तो यूनान को स्वतंत्र 1832 में देखो घोषित कर दिया गया था पूरा। ठीक है ना। आगे पोलैंड में आंदोलन को कब कुचल दिया गया था? तो 1863 में फिर पोलैंड में आंदोलन हुआ था, जिसके कारण से वो आजाद हो गया था। तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा। आगे क्वेश्चन में राष्ट्रवाद क्या पिछले वाले वीडियो में बताया था। मेजनी कौन था? ये बता दिया था। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस थी। मेटरनिक युग क्या थे? भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पहले वाले पार्ट 1, 2 में मैं ये बता चुका हूं, तो फिर नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रही है। ठीक है। आगे 1848 के फ्रांसीसी क्रांति क्या थे? पिछले वाले पार्ट में मैं आपको समझा दिया हूं, जाकर देख लीजिएगा। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विकास में सबसे बड़ा बाधक कौन बना था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि उन दोनों का एकीकरण हो, इसी कारण से वो हमेशा खड़ा हो जाता था एकीकरण के विरुद्ध, एकीकरण नहीं करना है। आगे यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने की भी मैं आपको पिछले वाले पार्ट में समझा दिया हूं। गैरीबाल्डी कार्यों को भी पिछले वाले पार्ट में समझा दिया हूं। अगला ये क्वेश्चन समझो 5 नंबर, विलियम एक के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? अब इस चीज को मैं आपको विस्तार से समझा दे रहा हूं। ठीक है ना। देखो, विलियम एक के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव। अभी बताते हैं बिस्मार्क, विलियम एक क्या हो गया? यहाँ का शासक बना। तो विलियम एक देख लिया कि भाई हम राजा हैं और हमारी बात को मतलब हमें जितना चाहिए उतना सोच नहीं सकते हैं, इसलिए विलियम एक ने क्या किया? एक बहुत बड़का कूटनीतिज्ञ को, मतलब चाल चलने वाले को वहां पर क्या बना दिया? चांसलर बना दिया, जिसका नाम था बिस्मार्क। तो आपको इतना लिखना है कि विलियम वहां का कहाँ का? प्रशा का शासक था। वो जानता था कि जब तक कोई चाल चलने वाला, कूटनीति चलने वाला यहाँ का प्रधानमंत्री हमने चांसलर नहीं बनाएंगे, तब तक वो क्या करेगा? एकीकरण नहीं कर पाएगा। तो वो प्रशा का चांसलर किसको बनाया था? बिस्मार्क को। अब बिस्मार्क रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन करके वो क्या करता है कि जर्मनी का एकीकरण कर देता है। बस इतनी बात आपको लिख देनी है। देखो उत्तरीय प्रश्न में इटली के एकीकरण में मेजनी काबूल, ये पिछले वाले वीडियो में आपको समझा दिया हूं। दूसरा क्या कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या है? बस इतना लिखना है, यही तो आपका क्वेश्चन है। फिर जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या है? और लिखना कि बिस्मार्क जानता था, बिस्मार्क की जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिस्मार्क जानता था कि जब तक ऑस्ट्रिया और फ्रांस को नहीं हराई जाएंगी तब तक जर्मनी के एकीकरण संभव नहीं था। तो उसने अपने कूटनीति से फ्रांस को भी हरा दिया और ऑस्ट्रिया को भी हरा दिया, और हराने के बाद क्या किया? सब जो भी जर्मनी के छोटे छोटे राज्य थे उन सभी को मिलाने का काम कर दिया। ये सब बातें आपको लिखनी है। राष्ट्रवाद के उदय के कारण ये पिछले वाले वीडियो में समझा दिया हूँ। जुलाई 1830 की क्रांति आपको समझा दिया गया। यहाँ पर 5वां जो क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दे। यही है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का परिचय देना है। तो आपको लिखना क्या? यही सब तो बातें लिखना समझ कर कि यूनान जो था तुर्की का अधीन था। ठीक है, तुर्की का अधीन था। फ्रांसीसी जब क्रांति हुआ था 1789 में, तो उसके दौरान यहाँ भी राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी थी। अब इसको स्वतंत्र करने के लिए सारा देश चाहता था कि यूनान क्या हो जाए? स्वतंत्र हो जाए, क्योंकि इसका साहित्य पूरे देश में प्रेरणा स्रोत बनकर रहा था। यहाँ का ये साहित्य के मामले में बहुत आगे था यूनान। ठीक है ना। तो यहाँ पर हितेरिया नामक संस्था का गठन किया गया ओडेसा पर, और इसका मुख्य उद्देश्य था तुर्की को हटाना। तो तुर्की को हटाने के लिए इंग्लैंड, फ्रांस, प्रशा ये सब मिलकर क्या किया? तुर्की के संग आंदोलन कर दिया और तुर्की को बुरी तरह से हरा दिया, जिसके कारण से तुर्की 1832 तक पूरी तरह से जिसके कारण से यूनान 1832 आते आते पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। इतनी बातें लिख देनी है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरी विस्तार से, पूरी एक्सप्लेन से क्लियर हो गया, और पार्ट 3 में ये आपका वीडियो मतलब ये चैप्टर जो यूरोप में राष्ट्रवाद है पूरी तरह से क्लियर हो गया। ठीक है ना। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि बड़ी मेहनत करी जाती है आप लोगों के लिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।